Good afternoon, students. Our today's topic is activity ratios. As we already discussed about the two categories of ratios earlier. The first one is liquidity ratio, concerned with the liquidity of particular business, and the second one is solvency ratios, which declares the capability of a firm in respect of payment of its obligation. तो 4 रेशियो हमने उसमें भी स्टडी किए थे और 2 रेशियो हमने लिक्विडिटी रेशियो में स्टडी किए थे। अब हम आते हैं कैटेगरी नेक्स्ट में एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम टर्नओवर रेशियो से भी जानते हैं। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब भी हम सामान को बेचते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम को हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका किस में? एक्टिविटी रेशियो में। तो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में अब हम आगे को देखते हैं, इसमें कौन कौन से रेशियो हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहला जो रेशियो है, इसमें भी 4 रेशियो हम लोग स्टडी करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दीज 4 आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर करंट सिलेबस। तो ये करंट सिलेबस में अवेलेबल भी हैं ये अभी। तो हम इसको अभी देखो कैसे स्टडी करा जाएगा। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ इन्वेंट्री का मतलब हम समझ लेते हैं। इन्वेंट्री का मतलब हो गया है कि स्टॉक ऑफ किसी चीज़ का स्टॉक, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, चाहे टूल्स का हो। तो जो भी स्टॉक आपका बचे रहेगा वो इन्वेंट्री के अंदर लिया जाएगा। जबकि स्टॉक में केवल स्टॉक ऑफ गुड्स लिया जाता था, लेकिन इन्वेंट्री में हम सभी स्टॉक लेंगे जो भी इससे कंसर्न होंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ध्यान रखना टाइम्स में आता है। अभी तक आपने रेशियो देखे थे 2:1 ऐसे करके लिखा जाता था, या 1:1 या 3:1। लेकिन अगर हम इसको जिसे हम एक्सप्रेस करना चाहें आंसर को, तो हम कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे। जैसे 2:1 नहीं बोलेंगे, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 1 टाइम्स। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखें। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो ये 11th का कंसर्न है, एक बार 11th वाले पार्ट में भी आप देखिएगा। 11th का अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये कैसे निकलेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? इसके भी फॉर्मूले हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपने निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम सेल भी बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं जनरली। तो अगर क्वेश्चन में सेल आएगा तो ये मत सोचना कि वो कुछ और चीज़ है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। इसमें से अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया या ग्रॉस लॉस को प्लस कर दिया, तो भी अगर दोनों में से एक ही चीज़ होगी, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो माइनस करना है, ग्रॉस लॉस होगा तो क्या करना है? प्लस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो फिर क्या तरीका है इसको निकालने का? तो ऑल्टरनेटिवली वी कैन फाइंड आउट इट थ्रू दिस फॉर्मूला ऑल्सो। व्हाट इज द फॉर्मूला? द ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। यहाँ नेट परचेजेस का मतलब समझ जाएं, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन या कंसर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करना। ये 11th का ही पार्ट है। 11th के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़े थे, फाइनल अकाउंट, तो उसी में ये भी मेंशन था। तो आप इसको अगर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसको हम एक बार देखें ज़रा, देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है, देखिए क्या बोलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री दे रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है, ठीक हो गया। परचेजेस भी दे रहा है, वेजेस भी दे रहा है, कैरेज आउटवर्ड दे रहा है 2000 रुपीज़ का, रिटर्न आउटवर्ड दे रहा है 1000 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहा है, कैरेज इनवर्ड दे रहा है और रेंट दे रहा है। तो अभी हमने ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। आपका आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। चलो एवरेज इन्वेंट्री किसे बोलते हैं? एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री ये जो 20,000 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 22,000 है,
इसको प्लस करके डिवाइड कर दिया 2 से, यानी कि अगर ये 42 है तो 21,000 आ जाएगा। हाँ, कभी कभार ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन में 2 इन्वेंट्री नहीं दी होती, केवल एक ही इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो उस केस में एवरेज इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही मान लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी हमारे पास 2 इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होगी तो जो इन्वेंट्री दी है वही इन्वेंट्री क्या है, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। फिर उसमें डिवाइड बाई 2 मत करना। डिवाइड बाई 2 करने के लिए 2 इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए। अगर एक ही इन्वेंट्री अवेलेबल है, एक ही स्टॉक अवेलेबल है, तो वही हमारा क्या कहा जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री मान लिया जाएगा। तो चलो, एक एवरेज इन्वेंट्री तो निकल आया, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलना है, तो ऑल्टरनेटिवली वाले यानी ऑल्टरनेट फॉर्मूले से ये निकलेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है बिल्कुल 20,000 की। नेट परचेजेस कैसे आएगा, परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड, परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को आप माइनस करेंगे तो नेट परचेजेस आ जाएगा। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको लोगे आप, यहाँ पे तो कई सारे एक्सपेंसेस दिए हैं, देखो वेजेस दे रखा है, कैरेज आउटवर्ड दे रखा है और रेंट भी दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड भी दिया है, कैरेज आउटवर्ड भी दिया है, रेंट भी दिया है, वेजेस भी दिया है। तो यहाँ पर को इनवर्ड के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट हैं, वेजेस जो है वो डायरेक्ट है, रेंट और कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट नहीं होते हैं। ये 11th का ही पार्ट है, ध्यान रखें। तो उसको जोड़ दिया गया, देखो 9,000 और 4,000 दोनों को जोड़ा गया है और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया है। तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 90,000। तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो एवरेज तो हमने पहले ही निकाल दिया था 21, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 21 आ गया। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 21,000 तो कितना आ गया, 4.29 टाइम्स। रेशियो 1 मत लिखो ना, ऐसे रेशियो 1 नहीं लिखा जाएगा, टाइम्स में लिखा जाएगा 4 ये तो ईजी क्वेश्चन था जिसमें आपको केवल वैल्यू पुट करनी थी फॉर्मूले में। आगे देखते हैं जब क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरह का आता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए डू इट योरसेल्फ, ये आप खुद कर लेना, बहुत इजी सा ही है, इसमें सारी चीज़ें दे रखी। अब आते हैं यहाँ पर को, देखिए यहाँ पर को क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इसको देखिए थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा आपका टिपिकलिटी शुरू हो जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है 62,000, परचेजेस कितना दिया हुआ है 4,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 6 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए हमें, ध्यान रखना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ऑन कॉस्ट, हमेशा ध्यान रखना 33 एंड 1/3% को कितना बोला जाएगा, 1/3 बोला जाता है। कितना बोला जाता है 1/3। 33 एंड 1/3% मतलब सीधे 1/3 होता है। तो 1/3 है कॉस्ट का, कॉस्ट का कितना है 1/3 है, लेकिन कॉस्ट तो हमें दी नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ी ना दिया है। तो हम इसको निकालने के लिए भी तरीका ढूंढेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अब हमने निकालना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमने फॉर्मूला लगा दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारे पास है नहीं, उसके बाद लगा दिया एवरेज इन्वेंट्री, ये भी हमारे पास नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट। तो सपोज इसने एग्जांपल ले रखा है कि इतना है तो एक्स का, तो एक्स के हिसाब से मान रखा है। तो अब मैंने पहले ही बता दी कि 1/3 आप कर लिया करो, तो इसने भी 1/3 कर लिया, देखिए ठीक है। तो 33 एंड 1/3% कभी भी दिया होगा तो 1/3 होता है, वो क्लियर है। अब इसको कैसे निकाला जा सकता है इसको समझते हैं। देखिए हमें पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि हमें दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, जो एक फॉर्मूला दिया हुआ था। ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में ऐड करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा, या फिर कॉस्ट निकालनी होगी तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर सकते हैं। और मतलब इसको इंटरचेंज कर दो इस फॉर्मूले को, इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो एक वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक निकल आती है जो चाहिए आपको। यहाँ हमें चाहिए थी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या क्या दिया था, ये दिया है, ये तो दिया तो है लेकिन परसेंटेज में दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है लेकिन किस में दिया है, परसेंटेज में। अब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में किसकी परसेंट में दिया है, कॉस्ट की। क्या आपको कॉस्ट पता है, आपको कॉस्ट पता नहीं है, इसलिए हमने क्या मान ली एक्स, हमने कॉस्ट को क्या मान लिया एक्स। तो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख दिया हुआ है, इक्वस टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने क्या माना है एक्स, तो ये देखो एक्स हो गया, ठीक है। क्या करना है, प्लस करना माइनस करना है, प्लस करना है, तो प्लस आ गया, देखो साइन। प्लस के बाद क्या करोगे 33 एंड 1/3% यानी 1/3 ऑफ एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट किसका है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है किसका है, एक्स का, यानी कि कॉस्ट का 1/3, तो x/3 भी बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं हम, x/3। क्लियर हो गया, कितना 1/3 ऑफ x है, तो x मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट हमने x मान रखी है, उसका 33 एंड 1/3% कितना होगा, x/3 हो जाएगा। कैसे आया x/3, x/3 ऐसा आया, देखिए पहले तो 1/3 देखो कैसे आया उसको भी समझ लो। 33 एंड 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं,
100/300 लिख सकते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज में है, तो 2 जीरो से 0 जीरो कट के तो आ गया 1/3। तो x का 1/3, x को मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से क्या आएगा, x/3, ठीक है, क्या आ जाएगा x/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x/3 आ गया हमारे पास आंसर, सॉरी आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, x/3। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, देखिए क्या आ गया 6 लाख इक्वस टू x प्लस x/3, ये x/3 है, तो x प्लस x/3 कितना हो जाएगा, 3x प्लस x 4x, कितना हो जाएगा 4x/3, 4x/3, समझ में आ गई बात। 3 से ये मल्टीप्लाई किया, इसमें ये ऐड कर दिया, तो ये आ गया 4x/3। तो इसने यही शॉर्टकट करके निकाल दिया है सीधे सीधे 6 लाख इक्वस टू 4x/3। तो x इक्वस टू कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर ये 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, क्योंकि x को हमने क्या ले लिया, इक्वल के इस साइड ले लिया है। तो 6 लाख इंटू 3/4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है सीधे सीधे से कितनी, देखिए 4,50,000 रुपये। हमें कॉस्ट नहीं दी थी तो हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया था, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकल गया 4,50,000। अच्छा एक चीज़ आपने देखी यहाँ पर को, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। अब आप कहोगे सर क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, अब हम क्या करें, ठीक है। तो देखिए उसको तो कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। उसका क्या फॉर्मूला है, देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है, हमें मिल गया 4,50,000 रुपये, इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, परचेजेस, नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ गए, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस हमें गिवन नहीं थे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं थे तो हमने उनको नील मान लिया है। तो सीधे सीधे से यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला पुट किया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को एम्प्टी छोड़ दिया, तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया, 32,000 आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री 62, क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी अभी कैलकुलेट किया 32,000, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 47,000। तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यह एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर को एक आपका ये भी आया है, देखिए इसमें 33 एंड 1/3% रेशो कैसे लिखा जाता है, ये लिख रखा है इसने 1/2 इज 1/3 1/4 1/5 इस तरह से दिए हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाए, शॉर्टकट आ जाए, ठीक है। तो ये भी दे रखा है कि अगर 1/3 किसका है, कॉस्ट का 1/3 है, तो शॉर्टकट के लिए उतना एक्स वैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। 1/4 फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब अभी जैसे था 1/3 किसका था, कॉस्ट का था, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/4 किसका होगा। ये शॉर्टकट याद कर लो, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला यानी कि कैलकुलेशन में जल्दी हो जाए। तो कैलकुलेशन में जल्दी होने के लिए क्या होगा, सिंपल सा है। तो अगर 6 लाख रुपये हमारी क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1/4, 1,50,000, ठीक है, 4×5 = 20, तो आ गया 4,50,000। देखो कॉस्ट कितनी आ गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हमने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो ये आ गया। तो ये साफ साफ दे रखा है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर 33 एंड 1/3% है, तो उसका मतलब है 1/3% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट का 1/3, तो यानी कि टिप्स हैं, इसको भी आप याद करना, नोट डाउन करना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए इसी तरह के क्वेश्चन और भी हैं आपके पास। ये दे रखा है आपको, अ ट्रेडर कैरीज ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री देखा 80,000, हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12 टाइम। अब देखो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ चीज़ फाइंड आउट हमने करनी है। टाइम्स फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट इफ ही सेल्स एट अ मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर वो सेलिंग प्राइस के 20% पे मार्जिन पे सामान बेचता है, तो आप बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो अभी देखो कभी भी ध्यान रखना, जिस फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी होगी उस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है। हमें दे रखी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की वैल्यू, आंसर दे रखा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी लगा दिया जाएगा। लगा दिया जी हमने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो हमें क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12 टाइम लगा दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें नहीं पता, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री पता है हमें 80,000 है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे, ये 80,000 से 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9,60,000 रुपये ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 9,60,000 रुपये। क्लियर है। अब देखते हैं सपोज रेवेन्यू फ्रॉम, अच्छा अब क्योंकि हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, तभी तो आता है क्या, सेल प्राइस ना। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। अब क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालते हैं फॉर्मूला।
सपोज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एक्स, क्योंकि दिया नहीं है एक्स, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 20% है, किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। कहाँ से दिया है, ये लिखा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेल का कितना परसेंट है 20%। अगर हम सेल को एक्स मानेंगे तो इसका 20%, 20/100, 20/100 को 1/5 भी लिखते हैं, तो x/5 भी बोल सकते हो आप इसे, क्या बोल सकते हो, x/5। एक्स अगर सेल है तो उसका डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया। क्या हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, हमने एक्स मान रखा था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया था 9,60,000 रुपये, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मैंने क्या बोला था, x/5। तो इसने कैलकुलेट करके देखो पूरा निकाल रखा, 1/5x ऐसे निकाल रखा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेना एक बार। तो उसी प्रकार से 1/5x। अब हम आते हैं, इस x को अगर मैं यहाँ ले चलूँ, देखो क्या आ जाता है, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 9,60,000 एक तरफ को इक्वस टू एक्स को, अब मैं यहाँ ला गया x, तो जब मैं x को यहाँ ला रहा हूँ तो ये वैल्यू जो है, जो प्लस थी पहले, अब वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कौन सी वाली, x/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 5x माइनस x कितना हो जाएगा, 4x/5। 4x/5 इक्वस टू 9,60,000, तो x इक्वस टू कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/5 की जगह 5/4 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 5/4 आ गया, 12 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल दिया 9,60,000 रुपये कॉस्ट, 12 लाख रुपए क्या सेल, तो 12 लाख में से 9,60,000 घटा दो तो आगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही आजकल एग्जाम में आते हैं। ग्रॉस लॉस ध्यान रखना ऐड हो जाता है, तो जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं उसको आपने करना है बेटा, ठीक है, उनको सॉल्व करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद हम आगे आते हैं सीधे। नेक्स्ट जो है हमारे पास रेशियो आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कुछ इस तरह के हॉट्स क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, उधार। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, रिसीवेबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमने सामान उधार बेचा था, अब उनसे हम पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, उनसे हम पैसा क्या करेंगे, रिसीव करने वाले हैं। तो नेट क्रेडिट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम, इसीलिए हमें यहाँ क्रेडिट चाहिए, कैश नहीं चाहिए होता है। अगर कैश होगा तो उसको अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू। तो हमें केवल क्रेडिट रेवेन्यू ही यहाँ चाहिए होगा। नेट का मतलब क्या होता है, नेट का भी समझते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू में से अगर हम रिटर्न क्या करेंगे, इनवर्ड को माइनस कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड को माइनस कर देंगे, जो सामान हमारे पास वापस आया तो वो नेट हो जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, फिर से मैं बता दूं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तभी आपने एवरेज करना है, यानी डिवाइड बाय 2 तभी करेंगे जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी। एक ही वैल्यू होगी तो उसी को हम एवरेज मान लेंगे, अनटिल अनलेस की वो फाइंड आउट नहीं हो रही है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब मैं ये बता दूं कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ट्रेड रिसीवेबल में शामिल होती है डेटर्स एंड बीआर। डेटर्स एंड बीआर ये दोनों कंबाइंड रूप से रिसीवेबल कहलाते हैं। दोनों कंबाइंड रूप से क्या कहलाते हैं, रिसीवेबल। करंट एसेट्स का पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल, देख लेना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि रेशियो एनालिसिस के लिए बैलेंस शीट आपको समझ में आनी जरूरी है। अब बस आपने करना क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात बाद में करेंगे। तो आपने करना क्या है, ये फॉर्मूला लगा लेना है और काम बन जाएगा। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला इसी की से रिलेटेड है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है आपने जो उधार सामान बेचा था वो उसका पैसा आप कितने समय में रिकवर कर लेते हैं। तो जितना जल्दी आप रिकवर कर लेंगे उतना अच्छा ये माना जाएगा, उतना अच्छा माना जाएगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना जल्दी हो उतना अच्छा माना जाता है। कैसे निकालते हैं, मंथ और डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर मंथ की बात आती है तो 12 महीने, या तो दिन लोगे या 12 महीने लोगे, एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर द कंसर्न ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से। अपॉन क्या कर लोगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आ जाएगा आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड देखिए, जैसे ये है
टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू से हमें क्या करना है, कैश रेवेन्यू हटा देंगे तो क्रेडिट रेवेन्यू हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं तो इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। देखो रिटर्न इनवर्ट दे रखा है तो रिटर्न इनवर्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। टोटल रेवेन्यू में से रिटर्न इनवर्ट भी माइनस करेंगे और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी माइनस करेंगे, तब जाके आएगा नेट, और फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरह के हैं देखिए। यहाँ पे को ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप कहोगे कैसे हुआ, देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन क्या है देखिए। ये क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों चीज़ निकालो बोल रहा है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 8 लाख। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्रेडिट नहीं है, ध्यान रखें, और ना ही ये नेट है। तो 8,40,000 दिया हुआ है। उसके बाद हमें दे रखा है कि भाई क्या है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट का 40% है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखे हैं 2 लाख, ओपनिंग का तो पता ही नहीं है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 80,000। अब देखो किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि डू इट योर सेल्फ है, आपने खुद बनाना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए हमें पता है टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू, ठीक है। नेट रेवेन्यू का इसमें से रिटर्न इनवर्ट को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न इनवर्ट इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है रिटर्न इनवर्ट हुआ ही नहीं। तो ट्रेड रिसीवेबल टोटल रेवेन्यू हमें कितना दे रखा है, इसको लिख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू लिखा है हमें 8,40,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 8,40,000 रुपये, ठीक है। इक्वस टू क्या बोलता है हमें, हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। तो कैश हमारे पास अवेलेबल है 40% ऑफ क्रेडिट। ले भाई 40%, वो भी किसका, क्रेडिट का। हमें क्रेडिट तो पता ही नहीं है, तो मान लो एक्स। क्रेडिट को अगर हमने एक्स मान लिया तो एक्स का कितना परसेंट, 40%। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40% कितना था, 4x, 0.4x, 0.4x। एक्स का 40% कितना हुआ, 0.4x। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 40% किसका था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का था। कौन, कैश। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। देखिए क्या बनी इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन बन गई, टोटल रेवेन्यू है 8,40,000 रुपये और हमारे पास कैश रेवेन्यू है 0.4x। एक्स क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो x में अगर हम क्या जोड़ें, 0.4x जोड़ें तो यह आ जाएगा 1.4x। 1.4x का अगर 8,40,000 होता है तो x क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 6 लाख रुपये। कितना आ गया, 6 लाख रुपये। तो x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आ गया 6 लाख रुपये, तो 6 लाख रुपये आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। एक काम बन गया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया। अब आती है बात एवरेज इन्वेंट्री लेने की। तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री तो दे दी उसने 2 लाख रुपए की, लेकिन कहता है क्लोजिंग ट्रेड, इन्वेंट्री कह रहा हूँ, रिसीवेबल की बात कर रहे हैं। कौन से रिसीवेबल दे रखे हैं ये भी देख लेते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो उसने दे दिए 2 लाख के, लेकिन ओपनिंग के बारे में क्या बोलता है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ज़्यादा है किससे, ओपनिंग से। इसका मतलब है ओपनिंग क्या होगा, ऑब्वियसली क्लोजिंग से 80,000 कम होगा। तो 2 लाख में से 80 माइनस कर दो तो ओपनिंग आ जाएगा 1,20,000। तो आई होप कि आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। इस क्वेश्चन से केवल फॉर्मूला पुट करना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं इसी तरह के, आगे आपने दिए हुए हैं, इनके रिवीजन जरूर करिएगा। ऐसे ही है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जैसे रिसीवेबल था वैसे ही पेबल है। ट्रेड पेबल में हम देखते हैं कि हमने कितना सामान उधार खरीदा था। तो पेबल्स कौन होते हैं, ट्रेड पेबल होते हैं क्रेडिटर्स एंड बीपी। जैसे वहाँ डेटर्स और बीआर होते हैं, यहाँ होते हैं क्रेडिटर्स एंड बीपी। तो क्रेडिटर्स और बीपी को हम बोलते हैं क्या, ट्रेड रिसीवेबल। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया डिवाइड कर दें 2 से तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। और हमें यहाँ पर कुछ चाहिए होती है नेट क्रेडिट परचेज। हमने सामान जो खरीदा होगा उसको नहीं लेंगे, उसमें से सबसे पहले घटाएंगे रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, और घटाएंगे कैश परचेज को हमने माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आएगा नेट क्रेडिट परचेज। सिमिलर है, उस तरह से ही हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल सेम डेटर टर्नओवर रेशियो की तरह है, बस इसमें क्रेडिटर का ही यूज़ होना है। इसके फॉर्मूले और टिप्स ध्यान रखेंगे, इनको आपने सॉल्व करना है। मैं PDF अगेन आपको इस वीडियो, इस लेक्चर के साथ अवेलेबल करवा दूंगा। और ये लास्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो।
वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, ऐसा भी बोल सकते हो, या डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो ये कहलाता है आपका वर्किंग कैपिटल। वैसे एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स बोलना ज़्यादा अच्छा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जहाँ भी नेट वैल्यू की बात करता है नेट, तो नेट का मतलब है रिटर्न माइनस है इसमें से, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है मैंने आपको बता दिया है। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा वो आप थोड़ा सा ध्यान दें। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा आपको पता ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे किसको, रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिटर्न इनवर्ट को माइनस कर देंगे। अब इसके लिए ना कई तरीके, देखो वर्किंग कैपिटल का आपने कहा कि सर आपने तो एक ही फॉर्मूला बताया, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। बैलेंस शीट को याद करो, देखो बैलेंस शीट को याद अगर हम करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले तरह तरह के निकल आते हैं। क्या है, देखो हमारे पास लाइबिलिटी साइड में 3 हेड थे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी प्लस, इक्विटी एंड लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस करंट लाइबिलिटी, इक्वस टू क्या हो जाता है, इक्वस टू फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड प्लस करंट एसेट्स, यही हो गया ना। अब हमें पता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी को पकड़ के करंट एसेट की साइड पहुंचा देते हैं। किसको पहुंचा देते हैं, करंट लायबिलिटी को पकड़ के करंट एसेट की साइड पहुंचा देते हैं। तो हमारे पास लायबिलिटी साइड में अब 2 ही चीज़ें बची, इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड, सॉरी मैंने यहाँ लिखा है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि एक तो हमने दूसरी जगह पहुंचा दी, इक्वस टू नॉन करंट एसेट्स प्लस ब्रैकेट में लगा देता हूँ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी देखो यहाँ के माइनस हो गई, तो अगर मैंने करंट लायबिलिटी को यहाँ माइनस किया तो एक फॉर्मूला यहाँ पर को बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आ गई, तो क्या आ गई ये, यहाँ पर को मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गई बात, देखो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जरा बताओ। अब वर्किंग कैपिटल और निकल सकती है, वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, ये क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे किसको, नॉन करंट एसेट्स में से। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस साइन है ध्यान रखिएगा, हम वर्किंग कैपिटल को प्लस में रहने देंगे। तो नॉन करंट एसेट्स को अगर हम कहाँ ले जाएंगे, लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में से नॉन करंट एसेट्स अगर हम माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल तो भी आ जाएगी। तो अगर आपको इस तरह से समझना है तो बैलेंस शीट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हेडिंग आप समझ जाओ, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके फॉर्मूले, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप रिपीट करिएगा, क्वेश्चन करते रहिएगा। रिवीजन याद रखना, ये फॉर्मूले जो हैं केवल याद करने हैं और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी ये सॉल्व होते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको ये रिवाइज और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तब तक थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट हेड बचा है नई वीडियो का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।